हेलो जी, बात कीजिए। हाँ सर, चालू हो गई क्या? से चालू हो रही है सर। जी सर, जी सॉरी। हाँ, आज का टॉपिक हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। ठीक है, तो उस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ज्यादातर बैंक से व्यवहार होते हैं। ठीक है, बैंक से ही चेक पेमेंट होता है, बैंक से ही रिसिप्ट होती है। कोई भी कैश या नगद, सिर्फ वसूली के अलावा कोई भी नगद भुगतान या नगद लेन देन नहीं होता है। ठीक है, केवल हमारा जो बैंक से जो भी पेमेंट होना है वो बैंक से ही होना। कोई भी बड़ी बड़ी पेमेंट आनी है जानी है तो वो बैंक से ही जानी है। ठीक है, केवल वसूली को छोड़कर, वो भी वसूली हर दिन के दिन हमारी बैंक में जमा होती है। ठीक है, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? देखिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है ना, वो एक तरह का मिलान पत्रक है। ये कोई बैलेंस शीट नहीं है, ये कोई इनकम एक्सपेंडिचर नहीं है। इससे कोई पता नहीं लगता है कि आपकी स्थिति क्या है, अच्छी है, बुरी है। ये केवल इसलिए बनाया जाता है क्योंकि किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी कंपनी में, किसी भी जगह पर बैंक बैलेंस, आपने सुना ही होगा, आपके यहाँ पे भी आप लोग बैंक बैलेंस की बात करते होंगे, तो बैंक बैलेंस एक बहुत ही अत्यावश्यक संपत्ति है। ठीक है, जिसके पास बैंक बैलेंस नहीं होता है उसका, उसकी बिजनेस चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अच्छा, बैंक बैलेंस होने का मतलब ये होता है कि कई बार हमारे इतने व्यवहार होते हैं जिसकी वजह से हमको उसको बना के रखना पड़ता है। ठीक है, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमारा केवल और केवल मिलान पत्रक है। किस चीज का मिलान करता है? बैंक स्टेटमेंट हमारा मिलान करता है हमारे कैश बुक में, हमारी कैश बुक में बैंक के बैलेंस को, हमारी कैश बुक में बैंक के बैलेंस को हमारे बैंक अकाउंट के बैलेंस से। ठीक है, मैंने आपको सबसे शुरुआत में एक चीज बताई थी कि बैंक जो है, जो बैंक है, वो जो आपको स्टेटमेंट देता है, वो स्टेटमेंट आपका स्टेटमेंट नहीं होता। वो क्या होता है? वो बैंक की बुक में, बैंक की लेखों में आपके लेजर की कॉपी होती है ना। यानी वो अपने लेजर की कॉपी आपको देता है ताकि आप लोग अपना लेजर भी हमारे बैंक से मिलान कर लो। तो उसमें क्या होता है, अगर बैंक में कोई राशि डेबिट है, बैंक में अगर कोई राशि डेबिट है, तो वो आपकी बुक्स में वो राशि बैंक के नाम पे क्रेडिट होगी। ठीक है, जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट होता है। अगर बैंक में अब आप देखो, मैंने आपको एक रूल बार बार रटाया है। वो रटाने का मकसद क्या था कि हमारी बुक में, बैंक में जब भी प्राप्त होता है, बैंक जब भी प्राप्त होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, और हमारे बैंक अकाउंट डेबिट हम कर रहे हैं अपनी किताब में, बैंक अकाउंट को डेबिट। तो बैंक की बुक में जब भी हमारे खाते में कोई पैसे जमा होंगे तो वो हमेशा क्रेडिट होंगे। आप कोई भी बैंक स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए। ठीक है, आप कोई भी बैंक स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए। मैं आपको एक दिखाता हूँ। मैंने आपको हमेशा एक रूल बोला, जब भी बैंक में प्राप्त होता है वो डेबिट, जब भी बैंक में प्राप्त होता है वो डेबिट। ठीक है, और जब भी बैंक से जाता है वो क्रेडिट। उस समय बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, ये मेरा बैंक स्टेटमेंट है, वैसे मुझे दिखाना नहीं चाहिए लेकिन ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए,
2 दिसंबर को ये क्रेडिट, ठीक है, ये अमाउंट क्रेडिट, ऐसे ही आता है आपका, ये अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट कहने का मतलब मेरे बैंक खाते में बैलेंस बढ़ गया, मेरे बैंक खाते में बैलेंस बढ़ गया, ठीक है। अगर ये बैंक का स्टेटमेंट है, ये मेरा लेजर बैंक की बुक में है, तो इसी एंट्री को अगर मैं अपनी किताब में चढ़ाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, बैंक अकाउंट को क्या करूंगा, डेबिट करूंगा, बैंक अकाउंट को मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बेसिक रूल है, ये बहुत ही बेसिक रूल है कि जब भी आप बैंक अकाउंट को रिसीव्ड करेंगे वो अपनी किताब में डेबिट करेंगे, और जब भी बैंक अकाउंट से पेमेंट करेंगे तो अपनी किताब में उसे क्रेडिट करेंगे। इस रूल को हमेशा याद रखिएगा बैंक रिकंसिलिएशन बनाने के समय पे, ठीक है। चलिए अपन अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। वो तो मैंने समझाने के लिए आपको स्टेटमेंट भी दिखा दिया, एक छोटा सा स्टेटमेंट है वो, उसमें जो भी जब प्राप्ति होती है तो वो क्रेडिट साइड दिखता है, जबकि हम जब प्राप्ति करते हैं तो बैंक को हम डेबिट करते हैं, बैंक को हम क्या करते हैं सर, डेबिट करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बेसिक्स कर लेते हैं अपन। नगरीय स्थानीय निकायों को बैंक समाधान विवरण की आवश्यकता बैंक से किए गए व्यवहारों के जांच एवं नियंत्रण। सर देखो, जितने भी गबन, जितने भी फ्रॉड या जितनी भी गलतियां मैक्सिमम होती हैं, सबसे ज्यादा इंसिस्ट किस चीज पे होता है, बैंक की जांच करने पर। बैंक की जांच करने पर ही पता लग जाता है कि यहाँ पे कोई गबन है कि नहीं है। क्लियर है मेरी बात? बैंक की जांच में कैसे होता है, बैंक की चेकिंग कैसे होती है। मान लो बैंक से कोई चेक निकल रहा है, बैंक से कोई चेक निकल रहा है, ठीक है। अब वो चेक काटे जा रहे हैं, मान लीजिए हम अपनी कैश बुक में तो वो 5,000 निकाले जा रहे हैं, लेकिन जब चेक बनाते हैं तो किसी ने गबन स्वरूप करने के लिए उसमें 50,000 की राशि भर दी, उसमें 50,000 रुपए की राशि भर दी, ठीक है। हम एक जगह की हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, उस डिपार्टमेंट का नाम नहीं लूंगा, बड़ा डिपार्टमेंट है। वहां पे क्या हुआ, एक फ्रॉड कैसा हुआ कि वहां पे प्रथा थी, आप लोगों को भी मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीजें आप लोगों के यहाँ पे भी ना हो, ठीक है। मैं ये फ्रॉड रिलेटेड जो चीज आपको मैं बता रहा हूँ, ये मैं आपको आपकी सावधानी के लिए बता रहा हूँ। तो वो एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट था, तो वहां पे बैंक ने, एक बैंक है, तो उस बैंक ने उस डिपार्टमेंट को सुविधा दे दी थी कि आप एक लेटर दे दो, उस लेटर के आधार पे वो फंड को ट्रांसफर कर देते थे, उस लेटर के आधार पे फंड को ट्रांसफर कर देते थे, ठीक है। और वो लेटर क्या होता था, वो लेटर एक ऑफिस बॉय के द्वारा, है ना, उस जगह के इंचार्ज को, डिपार्टमेंट जिसकी साइनिंग अथॉरिटी थी, वो साइन करते थे लेटर, है ना, कि मतलब इस व्यक्ति के इस खाते में इतनी राशि जमा कर दी जाए, सील और सिग्नेचर, सील और सिग्नेचर वो एक प्यून को देते थे, प्यून जाता था बैंक में और बैंक में वो उस लेटर देता था, तो बैंक उस लेटर से अमाउंट को ट्रांसफर कर देता था, बैंक उस लेटर को उस लेटर से अमाउंट को ट्रांसफर कर देता था फलाना व्यक्ति के अकाउंट में, ठीक। ये कई सालों से प्रोसेस चलती आ रही, तो उसमें कभी चेकबुक की जरूरत नहीं पड़ती, बैंक बोलता है ये तो सरकारी डिपार्टमेंट है, उसके तो लेटर से हम काम कर लेते हैं। लेकिन उसमें और वो डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा था कि वो लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कई सालों से नहीं बना रहे थे। क्यों? क्योंकि बहुत सालों से पुराना नहीं बन के आया था, तो वो उन्होंने बोला था बनता ही नहीं है यहाँ पे, हमें क्या जरूरत, हम तो सरकारी डिपार्टमेंट है, हमें क्या बैंक रिकंसिलिएशन की जरूरत, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलती रही 2-3 साल तक, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि ऐसे ही चलता रहा, फिर इसके बाद वहाँ पे एक अकाउंटेंट चेंज हुए, तो उन्होंने बोला कि मैं तो अपने पीरियड का, तो क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में डिफरेंस आ रहा था, तो उन्होंने बोला मैं तो अपने पीरियड का बैंक रिकंसिलिएशन बनाऊंगा, ठीक है। प्रोसेस अभी यही चल रही है कि बैंक से पैसे कैसे निकाले जा रहे हैं, सिर्फ एक लेटर जाता था और उस लेटर से खाते में पैसे जमा हो जाते थे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता था कि एक अकाउंटेंट बदले, उन्होंने बोला मैं अपने पीरियड का बैंक रिकंसिलिएशन बनाऊंगा। तो जब उन्होंने अपने पीरियड का बैंक रिकंसिलिएशन बनाना चालू करा, तो उन्होंने नोटिस करा कि एक छोटी छोटी अमाउंट 5,000, 6,000, 5,000, 6,000 कंटिन्यूस वो आ रही है, डेबिट आ रही है, मतलब बैंक स्टेटमेंट में डेबिट, यानी मेरे यहाँ पे क्रेडिट, यानी मेरे यहाँ से भुगतान हुआ जा रहा है, और वो मेरी कैश बुक में तो है नहीं,
वो मेरी कैश बुक में तो है नहीं। 5,000 6,000 रुपए करके 10-15 दिन में एक एक करके अमाउंट ट्रांसफर हो रही थी। तो उन्होंने जब उस पीरियड का केवल 2-3 महीने का ही बैंक रिकंसिलिएशन बनाया, केवल 2-3 महीने का ही बैंक समाधान पत्रक बनाया उन्होंने। तो उन्होंने देखा हर 10-15 दिन में 5,000-6,000 रुपए की जो राशि है वो बैंक अकाउंट में डेबिट हो रही है। बैंक अकाउंट में डेबिट मतलब मेरे खाते में क्रेडिट होनी चाहिए, मेरे खाते में क्रेडिट यानी मेरे खाते में पेमेंट चढ़ी होनी चाहिए मेरी, लेकिन मेरे खाते में पेमेंट नहीं चढ़ी थी, लेकिन बैंक अकाउंट में डेबिट हो रही थी, है ना। बैंक अकाउंट में डेबिट हो रही थी। बैंक अकाउंट में डेबिट होने का मतलब क्या होता है कि बैंक से निकासी की जा रही है, बैंक से निकासी की जा रही है। तो इस पे अकाउंटेंट साहब बड़ा वो हो गए कि यार मैं ही कैश बुक लिख रहा हूँ, मैं ही बैंक समाधान पत्रक को लिख रहा हूँ, तो ये मेरे से कैसे छूट गई। उन्होंने पता लगाया तो उनको नहीं मिली, उनकी कैश बुक में नहीं मिली। तो देन वो बैंक के पास पहुंचे, वो बैंक के पास पहुंचे तो उनने बैंक ने लेटर्स दिखाए कि साहब देखिए ये आपके लेटर है जिसके द्वारा हमने ये राशि ट्रांसफर करी है। और आपको मैं बताऊं वो लेटर क्या थे, उस लेटर पे कलर प्रिंट आउट से सील और सिग्नेचर डाले गए थे, कलर प्रिंट आउट से सील और सिग्नेचर डाले गए थे, और वो एक फेक लेटर्स थे जिनसे वो 5,000 और 6,000 रुपए की राशि ट्रांसफर हो रही थी, वो फेक लेटर्स थी। फिर पता लगाया गया कि किसके खाते में ट्रांसफर हो रहे थे या किस कनेक्शन के खाते में ट्रांसफर हो रहे थे। तो ये वही प्यून था, वही ऑफिस बॉय था जो पिछले 2-3 सालों से वो लेटर ऑफिस से लेके बैंक में लेके जा रहा था, ऑफिस से लेके बैंक में लेके जा रहा था। ठीक है, मतलब 2-3 सालों से इतना बड़ा फ्रॉड चल रहा था, 2-3 सालों से इतना बड़ा फ्रॉड चल रहा था। ठीक, है ना। तो वो वही प्यून था जो पिछले 3-4 सालों से वो लेटर लेके जा रहा था बैंक में। तो उसने पता कर लिया था कि बैंक क्या करता है कि वो केवल लेटर की कॉपी देखता है और वो पैसे ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, ये जो चीज थी वो पिछले 2-2.5 सालों से कंटिन्यूस करता जा रहा था, मतलब उसको 6-7 महीने में समझ में आ गया था। तो आप सोचिए कि पिछले 2-2.5 सालों में जो उसने पैसे निकाले थे वो तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए का गबन हुआ था। उसने एक साथ झटके में भी नहीं निकाले पैसे, वो थोड़ी अमाउंट था। मतलब आप देखिए जो शातिर लोग होते हैं वो कितना सोच के चल रहे होते हैं। तो आप इस चीज से समझिए कि बैंक समाधान पत्रक की वैल्यू कितनी है। अगर वो किसी भी बीच के महीने में एक आध वो बना होता, है ना, किसी भी बीच के महीने में एक आध बना होता तो वो आज बहुत पहले ही पकड़ा जाता। ठीक है, लेकिन वो नहीं बन रहा था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इस वजह से ये समस्या हुई। क्लियर है? चलिए, तो मैंने आपको इतनी बड़ी कहानी इसलिए बताई कि मैंने आपको इसका महत्व बताया। बैलेंस शीट ट्रांजैक्शन हो चुके से होती है, उसका कोई बहुत ज्यादा आपको ऐसा आता हुआ बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर से केवल आपको साल के अंत में पता लगेगा कि आपने कितना प्रॉफिट या कितना लॉस कमाया। ठीक है, लेकिन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप अगर हर महीने बनाएंगे तो आपका जो समस्या है, जो आपके बैंक मिलान कभी कभी नहीं हो पाते हैं, हमारी कैश बुक कुछ बोल रही है, हमारे बैंक स्टेटमेंट कुछ बोल रहे हैं, उस वजह से क्या होता है कि हमें कई दिक्कतें होती हैं। कई बार ऑडिटर आते हैं, एजी ऑडिटर आते हैं, सब कुछ आते हैं, वो पूछते हैं, सब करते हैं, तो हमें बहुत समस्या होती है। ठीक है, चलो। हाँ, तो आपने अब समझ लिया बैंक की कितनी आवश्यकता है, बैंक कितना अति महत्वपूर्ण हमारे यहाँ पे है। तो इस अति महत्वपूर्ण चीज को हमें मिलान करते चलना चाहिए। ठीक है, अगर हम इसका तो मिलान नहीं करके चलेंगे तो हमें कितनी समस्या होने वाली है। ठीक, चलिए। बैंक समाधान की आवश्यकता, नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा संधारित बैंक बुक और बैंक विवरण पत्रक में अशुद्धियों की पहचान करना।
अशुद्धियों की पहचान करने का मतलब ये होता है कि कोई गलती हो। अब वो गलती क्या हो सकती है? वो गलती 3 प्रकार से हो सकती है, ठीक है? 3 या 4 प्रकार की गलतियां होती हैं। पहली गलती होती है कि हमने कोई गलती करी हो अपनी कैश बुक में, हमने कोई गलती करी हो अपनी कैश बुक में। कैसे? कि हमने चेक काटा हो 10,000 रुपए का, हमने कोई चेक काटा हो 10,000 रुपए का, लेकिन हमने उसे अपनी कैश बुक में गलती से लिख दिया 1,000 रुपए, गलती से लिख दिया 1,000 रुपए, ठीक है? तो ये गलती हो गई। बैंक में तो कितना क्लियर हो जाएगा? 10,000 रुपए, लेकिन आपकी कैश बुक में से कितना घटेगा? 1,000 रुपए, ठीक है? बैंक से कितना क्लियर हो जाएगा? 10,000 रुपए। आपके बैंक से, आपकी बुक में से कितना घटेगा? 1,000 रुपए। क्लियर है? तो एक गलती तो ये हुई। दूसरी गलती, आपने तो चेक काटा 10,000 रुपए का, लेकिन बैंक के क्लर्क ने एंट्री करते समय गलती से उस 10,000 के चेक के बजाय 1 जीरो एक्स्ट्रा दबा दिया और वो 1,00,000 रुपए ट्रांसफर हो गए, ठीक है? ऐसी भी गलतियां होती हैं, ऐसी भी गलतियां होती हैं कि बैंक ने कोई गलती करी हो, बैंक ने कोई गलती करी हो। पहली तो हो गई कि हमने कोई गलती करी है, दूसरी हो गई कि बैंक ने कोई गलती करी हो, ठीक है? एक तीसरा होता है कि कोई फ्रॉड वगैरह हुआ हो, ठीक है? कोई फ्रॉड वगैरह हुआ हो, ठीक है? इसीलिए कई बार हमको मिलान नहीं हो पाता, इसीलिए हमको कई बार मिलान नहीं हो पाता, इसलिए उसका मिलान करना भी इसीलिए आवश्यक है, उसका मिलान करना इसीलिए अति आवश्यक है, ठीक है? अब इनकी अशुद्धियों की पहचान करना, ठीक है? चेक भेजी गई राशि के भुगतान में देरी की जानकारी। देखो सर, अभी तो आप लोग के यहाँ ऑनलाइन सिस्टम है, किसी किसी के यहाँ हो चुका है कि सिर्फ बैंक अकाउंट से सीधा लॉगिन करते हैं और पेमेंट करते हैं। कहीं कहीं पर अभी भी नहीं हुआ है, कहीं कहीं पर अभी भी ये सुविधा नहीं ली जा रही है, ठीक है? तो उसमें क्या होता है हमारा, ये हमने हमने चेक काटा, ठीक है? अगर मैं आपको चेक काट के दूंगा, आप अपने खाते में लगाएंगे तो कम से कम 3 दिन, कम से कम, अगर वो दूसरा बैंक होगा, अगर स्टेट बैंक का चेक अगर मैं HDFC बैंक में लगाता हूँ तो कम से कम 3 दिन, है ना? 2 से 3 दिन लगते हैं, कम से कम 2 से 3 दिन, उसी दिन ट्रांसफर नहीं होता। लेकिन मैं एंट्री तो किस दिन कर लेता हूँ? मैं एंट्री किस दिन कर लेता हूँ? जिस दिन मैंने चेक काटा, जिस दिन मैंने चेक काटा उस दिन करता हूँ, ना कि उस दिन करता हूँ जिस दिन मेरे डेबिट होते हैं, ठीक है? और कई बार क्या होता है कि जैसे हम छात्रवृत्ति का चेक या अनुग्रह सहायता राशि या विवाह सहायता राशि के जो चेक होते हैं वो हितग्राही को देते हैं, और हितग्राही 5 दिन बाद डालता है, 10 दिन बाद डालता है, कभी कभी तो 1 डेढ़ 2 महीने बाद डालता है, ठीक है? तो इस 1 डेढ़ 2 महीने के पीरियड के बीच में, इस 1 डेढ़ 2 महीने के पीरियड के बीच में जब भी मतलब हमें बैंक समाधान पत्र मिलाना, तो हमने तो अपनी कैश बुक घटा ली, लेकिन हमारा जो कैश बुक घटाने के बाद हमारी बैंक का बैलेंस नहीं घटा, ठीक है? तो ये वो चीज होती है, ये हमारी वो चीज होती है, ठीक है? ये वाला, ये चेक हमारा इसीलिए वो होता है। गबन की जांच, मैंने आपको गबन की पूरी इतनी बड़ी स्टोरी सुना दी, तो ये एक प्रकार से गबन की जांच करने के लिए भी बैंक समाधान पत्रक बन जाएगा। तो आपके यहाँ पता लग जाएगा कि कोई बैंक, कोई खातों से तो गबन नहीं किया गया है ना, कोई खातों से तो गबन नहीं किया गया है, ठीक है? बैंक बुक की त्रुटियों की जांच, ठीक है? कोई मैंने बैंक बुक में त्रुटियां तो नहीं करी हुई है, कोई गलती तो नहीं करी हुई है। मैं जैसे मैंने बताया आपको, काटा चेक 10,000 का, लेकिन एंट्री मैंने गलती से कितने की कर दी? 1,000 रुपए की। बैंक द्वारा लगाए गए व्यय एवं जमा राशि में दिए गए ब्याज का लेखांकन। बैंक चार्जेस हमको बोल के तो नहीं लगाता, ये लेटर तो भेजता नहीं है हमें, तो स्टेटमेंट जब आता है तब पता लगता है कि कोई चार्ज लग गया है या कोई इंटरेस्ट मिला है, ठीक है? तो इन वजहों से मेनली हमारा क्या होता है, बैंक मिलान नहीं हो पाता है। बैंक का मिलान किससे नहीं हो पाता है? कैश बुक से नहीं हो पाता है, ठीक है? कैश बुक के बैंक बैलेंस से नहीं हो पाता। बैंक बुक एवं पासबुक के अनुसार शेष के अंतर के कारण, देखिए सर, अंतर के क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है?
देखिए अंतर है तभी बनाया है, नहीं तो क्या होगा जिसमें अंतर नहीं होता। आपने भी देखा होगा कि आप लोग कैश बुक में एंट्रियां करते हैं तो पासबुक से बिल्कुल मिलान होता है। क्यों? क्योंकि उसमें आप लोग सारी एंट्रियां चढ़ा के चल रहे होते हैं, लेकिन कुछ भी जरा सा डिफरेंस होता है तो उसकी वजह से वो मिलान नहीं हो पाता है। कुछ नगर परिषदें अभी भी उसको पत्रक को बनाती हैं, ठीक है। नगर परिषद, देखिए नगर परिषदें क्या है, अभी भी बैंक मिलान पत्रक बनाती है ना। मेरे को पता है 2-4 जो है वो बनाती हैं, ठीक है। वो मिलान करती हैं, वो अपना बैंक का मिलान कर लेती हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। अब वही चीज क्या होता है कि उसे एक थोड़े अच्छे सिस्टमेटिक ढंग से होता है, तो क्या होता है कि वो दूसरों के लिए भी जानकारी तैयार रहती है। क्यों? क्योंकि अभी अभी 2 साल पहले, शायद 2 साल पहले हुआ है कि आप लोगों से बैंक समाधान पत्रक मांगे गए थे। क्यों? क्योंकि एक विधायक जी ने विधानसभा में एक प्रश्न पूछ लिया था, है ना। एजी ऑडिटर भी आप लोगों में हमेशा यही ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि बैंक समाधान पत्रक नहीं बनाया जा रहा है। सर आपको हर बैंक का, चाहे आपके यहाँ 10 बैंक हो, चाहे 20, चाहे 30, चाहे 40, इन सभी बैंकों का आपको बैंक समाधान पत्रक माहवार बना के तैयार करना है। हर महीने आपको उसका बैंक स्टेटमेंट बना के तैयार रखना है, ठीक है। क्योंकि एजी ऑडिटर आपके पास आएगा तो सबसे पहले आपसे 2 चीजें मांगता है, 2 क्या 3 चीजें मांगता है। पहली कैश बुक, ठीक है, ये मांगता है। दूसरी आपसे मांगता है बैंक समाधान पत्रक। तीसरा आपसे मांगता है बैंक स्टेटमेंट। एक आपसे मांगेगा ग्रांट रजिस्टर। ये 3 या 4 चीजें उनकी लिस्ट में हमेशा टॉप पर रहते हैं। उसकी वजह आपको मैंने बता दी, क्योंकि बैंक समाधान पत्रक से ही उसका गबन का या ऐसा कोई जांच की पड़ताल होती है कि आप लोग जो लिख रहे हैं कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तो जो डिफरेंस होता है, कई बार डिफरेंस होता है, तो उनके कारण क्या है, उनके अंतर के कारण क्या है। चेक बैंक में जमा किए गए परंतु बैंक द्वारा संग्रहण नहीं किया गया। क्या? कलेक्शन। मेरे पास प्रॉपर्टी टैक्स, करदाता ने चेक दिया, मुझे करदाता ने चेक दिया, ठीक है। तो करदाता ने जब चेक दिया तो मैंने उसे बैंक में डाला। अब मैंने उसे बैंक में डाला तो बैंक, मैंने आपको बताया कम से कम 2 दिन और 3 दिन, 2 से 3 दिन लगते हैं मेरे खाते में राशि आने पर। अब करदाता को तो मैंने रसीद दे दी, उसकी तो एंट्री मैंने कर ली, अपने में आय में जोड़ लिया मैंने, लेकिन वो पैसे मेरे खाते में, मेरे बैंक खाते में आने में कितना दिन लगेगा? 2 या 3 दिन। अब मान लीजिए यही करदाता है जिसने 30 मार्च को उसने चेक दिया और मैंने जाके 31 मार्च को बैंक में डाला। तो जो 31 मार्च को मैंने बैंक में डाला, 31 मार्च को अपनी कैश बुक में लिख लिया, है ना, 1 लाख रुपए का था। तो मैंने अपनी कैश बुक कितने से बढ़ा ली? 1 लाख रुपए से बढ़ा ली। मैंने अपनी कैश बुक 1 लाख रुपए से बढ़ा ली, ठीक है। अब वहीं पर वो चेक क्लियर हो रहा है 2 अप्रैल को, वहीं पे वो चेक बुक क्लियर हो रहा है 2 अप्रैल को। तो देखिए इसका कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है कि 31 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में एक वित्त वर्ष आ गया। उस वित्त वर्ष में क्या हो गया कि हमारी राशि डिफर हो गई, हमारी राशि क्या हो गई? डिफर हो गई, ठीक है। हमारी कैश बुक बोल रही है 10 लाख रुपए, हमारा बैंक बोल रहा है 9 लाख रुपए, ठीक। तो ये कलेक्शन वाला एक मेन होता है, ग्राहकों द्वारा नगरीय स्थानीय निकाय के बैंक खाते में सीधे जमा किए गए। कई बार क्या होता है कि जो हमारे रेगुलर होते हैं ग्राहक, मतलब कई बार हम जो रेंट है उसके लिए हम अपने रेंट वालों को अकाउंट नंबर देते हैं, वो हमारे बैंक में राशि जमा कर देते हैं। इसका सबसे सीधा एग्जांपल आपसे वो कोई अनुदान का चेक डायरेक्ट आपके खाते में जमा होता है। आपको कब पता लगता है? कि जब आप स्टेटमेंट मंगवाते तो आपके खाते में क्रेडिट होता है, जब आप स्टेटमेंट मंगाते हैं तो आपके खाते में वो अमाउंट क्रेडिट होता है, ठीक है। बैंक द्वारा ब्याज की राशि क्रेडिट की गई, ठीक है। ब्याज की राशि जमा रहती है आपके यहाँ पे, ब्याज की राशि जमा रहती है आपके यहाँ पे, ठीक है। आपको पता जब लगता है जब आप स्टेटमेंट लाते हो और उसमें देखते हो कि इंटरेस्ट मिला है कि नहीं मिला है। ब्याज बैंक द्वारा डेबिट किए गए परंतु बैंक बुक में प्रविष्टि नहीं की। मैंने आपको बताया बैंक चार्जेस भी कोई लगाता है बैंक, तो तब कब पता लगता है आपको? जब वो आपकी एंट्री आपको मिल जाती है, ठीक है। अनादृत चेक की प्रविष्टि बैंक बुक में नहीं हुई, चेक आपको जमा करा, अब वो
हमने जमा तो कर लिया, 2 दिन बाद पता लगा कि उसके खाते में बैलेंस नहीं था, वो चेक बाउंस हो गया, चेक बाउंस हो गया। ठीक है, उस चेक बाउंस होने की वजह से क्या हुआ कि हमारा पूरा हमने हमने डाला 10,000 रुपए का, वो चेक बाउंस हो गया तो हमारा बैलेंस नहीं बढ़ा, लेकिन हमने बैलेंस बढ़ा के रख लिया, तो चेक बाउंसिंग बोलते हैं इसे। ठीक है, अनादरित चेक होगी, प्रविष्टि बुक बैंक बुक में नहीं। चेक प्राप्त हुए एवं बैंक बुक में प्रविष्टि की गई परंतु बैंक नहीं भेजे गए। साइड सी बात है, आपने चेक प्राप्त करके आय में लिख लिया और जिस व्यक्ति को दिया कि जा ये बैंक में जमा आया, वो व्यक्ति घर गया, घर खाना खाने गया और घर में ही वो चेक भूल गया। ठीक है, आपने बैंक में प्रविष्टि, आपने अपनी कैश बुक में प्रविष्टि भी कर ली। ठीक है, अब उस कैश बुक में प्रविष्टि कर लेने के बाद आपने बैंक में चेक भेज दिया, तो आपने लगा कि आपने तो चेक भेज दिया, लेकिन वो बैंक तक पहुंचा ही नहीं, यानी आपके खाते में वो पैसे क्रेडिट हुए ही नहीं। ठीक है, तो ये भी आपकी उसके अंतर के कारण होते हैं। ठीक है सर, देखिए इसके अलावा भी कई कारण हो सकते हैं, इसके अलावा भी, ये तो मेजर वो कारण है, ये तो मेजरली वो कारण है जो आम व्यवहारों में होते हैं, आम ट्रांजेक्शन्स के टाइम पे होते हैं। ठीक है, इसमें आपने देखा होगा कि गबन संबंधित कोई भी ट्रांजेक्शन्स के आपके नहीं दिए हुए, गबन संबंधित कोई भी ट्रांजेक्शन्स आपके नहीं दिए हुए। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, अब मैंने आपको एक तरह के गबन की कहानी बताई कि जहाँ पे वो एक फर्जी लेटर के थ्रू अपने खाते में पैसे जमा करवाता था। एक दूसरा टाइप का लेटर होता है जहाँ पे राशि को, चेक राशि को बदल दिया जाता है, चेक राशि को बदल दिया जाता है। ठीक है, आपने तो 5,000 का चेक बनाया, आपने 5,000 की प्रविष्टि भी करी। ठीक है, आपने हितग्राही को भुगतान कर दिया, उस हितग्राही ने उस 5,000 रुपए का 50,000 रुपए कर दिया। ठीक है, ऐसे भी गबन पकड़े गए हैं। ठीक है, कई सारी गलतियां होती हैं, बहुत सारी। ठीक है, बहुत सारी प्रकार की गलतियां हो सकती हैं, ये केवल वो है जो आम व्यवहार के लेन देन में होता है। ठीक है, एक गलती मैं आपको ऐसी बताता हूँ कि जो मुझे अपने करियर में केवल एक ही बार मिली है, 10-12 साल में केवल एक ही बार मिली है। ठीक है, बैंक समाधान पत्रक में, वो बैंक समाधान पत्रक में क्या हुआ था कि जो डिपार्टमेंट का हम बीआरएस बना रहे थे, उस डिपार्टमेंट में क्या करा, उन्होंने एक चेक काटा, उन्होंने एक चेक काटा। ठीक है, उन्होंने एक पार्टी को चेक काटा, पार्टी को चेक काट लिया उन्होंने, मान लीजिए 1 लाख रुपए का चेक काटा, और एक अपने क्लर्क को दिया कि जाओ ये चेक जमा करके आ जाओ। ठीक है, उन्होंने चेक काट के उस पार्टी के नाम पे वो जाओ ये जमा करके आ जाओ। ठीक, तो उस क्लर्क ने क्या करा, जब वो रसीद भरी तो उसको जमा करने को बोला गया है ना, कि बैंक में जाके ये चेक जमा करके आ जाओ। तो उसने जब वो रसीद भरी, जब जमा की रसीद भरी, तो उसने जो चेक काटा था, जिस बैंक का चेक काटा था, उसी बैंक का अकाउंट नंबर भरा और अपना ही जिस डिपार्टमेंट का चेक था उसी डिपार्टमेंट का नाम लिखा और बैंक में डाल दिया। मतलब अपना ही काटा हुआ चेक अपने ही उसी खाते में डाल दिया। ठीक है, अपना ही लिखा हुआ चेक अपने ही उसी खाते में डाल दिया। तो ये तो आप बोलोगे ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी हुई, बैंक ने तो तुरंत पकड़ लिया होगा कि एक ही खाते से उसी खाते में ट्रांसफर कैसे हो सकता है। तो सर यहाँ पे डबल गलती हुई, बैंक ने वो पैसे डेबिट भी कर दिए, बैंक ने वो पैसे डेबिट भी कर दिए। ठीक है, बैंक ने वो पैसे डेबिट भी कर दिए, मतलब उस बैंक ने चेक क्लियर कर दिया। अब वो किस खाते में क्लियर करके डाला वो उनको कुछ नहीं पता। ठीक है, तो इस प्रकार की गलतियां भी होती है कि हमने चेक काटा कि हमारे खाते से अनादरित हो, हमारे खाते से अनादरित हुआ। ठीक है, फिर उसी के बाद वो चेक, अब जब वो हमने खाता नंबर डाला वो गलत था, तो वो पैसे घूम के आ गए एक दिन बाद, ये खाता नंबर उपलब्ध नहीं है, तो वो हमारे खाते में वापस जमा हो गए। तो वो एंट्री हमारे यहाँ पे वापस जमा की एंट्री वो हमेशा की हमेशा खड़ी रही, हमेशा की हमेशा वही एंट्री खड़ी रही। तो कोई बंदा 1-1.5 लाख रुपए का चेक मेरे खाते में जमा दिख रहा है, क्योंकि मैंने चेक काटा, पेमेंट करी, तो वो पेमेंट की एंट्री तो बैंक के डेबिट से मैच कर गई, मेरी कैश बुक भी मैंने क्रेडिट कर दी, मतलब घटा दी मैंने, तो वो तो मैच कर गई। अब जो 1.5 लाख रुपए की इनकम आई, वो 1.5 लाख रुपए की इनकम किसी को समझ में नहीं आ रहा कि वो काहे के पैसे, कैश बुक में भी एंट्री नहीं, कोई ऐसा व्यवहार भी नहीं होता। जब उस बैंक से पता लगाया गया कि वो एक छोटी सी एंट्री थी, खाते करोड़ों के चल रहे थे, लेकिन वो एक 1.5 लाख रुपए की एंट्री
महीनों से चली आ रही थी, सालों से चली आ रही थी। तो उसको जब जांच पड़ताल की गई तो बैंक ने भी अपनी गलती मानी, कि हमसे ये गलती हो गई कि हमने आपका ही चेक आप ही के खाते में क्लियर भी कर दिया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ये एक टाइप की गलती है जो मैंने आज तक पहली बार देखी और आखिरी बार देखी वो गलती। तो उस दिन से मैं मानता हूँ कि कोई भी गलती हो सकती है। ठीक है, तो उसको पकड़ना एक बहुत सीधी सिंपल स्टेप्स है। ठीक है, आपको मैं ये जो सारे अपने जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ उसकी वजह ये है कि आप लोग जब भी बैंक समाधान पत्रक बनाएं, बैंक समाधान पत्रक सर जब भी बनाएं बहुत सतर्क रहे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक तरह आपको देख लिया उसकी आवश्यकता क्या है, गबन की जांच करने पे। तो जब भी आप बैंक समाधान पत्रक बनाएं उसको बहुत ही ध्यान से बनाए, है ना। ऐसा मत करें कि आप साथ में बैंक समाधान पत्रक भी बना रहे हैं और साथ में और कोई कार्य भी कर रहे हैं। ठीक है, और कोई काम भी कर रहे हो साथ में। ठीक है, तो ये तो था हमारे बैंक समाधान पत्रक की महत्वता क्या है, क्या क्या सारी चीजें हमारी होती हैं। ठीक है, क्यों हमें बैंक समाधान पत्रक बनाना चाहिए, उसमें गलतियां क्या होती हैं। तो ये मैंने आपको क्लियर बता दिया। मैंने आपको दो गवर्न टाइप, कई प्रकार के गवर्न भी बता दिए, गलतियां भी बता दी। तो इन्हीं सब चीजों के लिए बैंक समाधान पत्रक गवर्नमेंट बॉडी होने के नाते आपको बनाना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। मध्य प्रदेश म्युनिसिपल अकाउंटिंग मैनुअल आपको बोलता है कि हर महीने हर खाते का बैंक समाधान पत्रक बनेगा, हर महीने हर खाते का बैंक समाधान पत्रक बनेगा। क्लियर है मेरी बात? तो बैंक समाधान पत्रक हर महीने आपको हर खाते का बनाना है। 31 मार्च 18 तक आपके बैंक स्टेटमेंट, बैंक समाधान पत्रक तैयार है। कुछ नगर परिषद है जिनके हमारे पास स्टेटमेंट उपलब्ध नहीं हो पा रहे किसी विशेष खातों के, सभी के तो नहीं, कुछ खातों के, तो प्लीज वो दे दीजिए। आपका 18 तक का बैंक समाधान पत्रक तैयार है, रेडी है, वो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अभी अपन लेते हैं 10 मिनट का ब्रेक। 10 मिनट के बाद अपन बैंक समाधान पत्रक बनाने का बेसिक सीखेंगे। ठीक है, तो अभी हो रहे 1:40, अपन 1:50 में वापस मिलते हैं। 1:50, अभी 1:40 हो रहा है। 10 मिनट बाद रिज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए।